अच्छा जी, आज हम लोगों ने इंशाल्लाह शुरू करना है वीक 12 का लेक्चर 1। अच्छा जी, इससे पहले हमने जो लास्ट लेक्चर जिसकी मैंने रिकॉर्डिंग अपलोड की थी, उसमें हम लोगों ने ये देखा था। अब खैर अभी तक आप मुझे लगता है 3 लोग मौजूद हो, किसी को देखने का इत्तेफाक हुआ था वो रिकॉर्डिंग? यस मैम, वो रिकॉर्डिंग देखी है। देखिए, अच्छा ठीक है। ओके, फरहान ने देखी, उस्मान और आजिश? यस मैम, देखी है। अच्छा, कुछ समझ आई है? जी मैम। अच्छा, ओके, हाँ, आई एम सरप्राइज़, मेरा ख्याल था किसी को प्रॉब्लम समझ नहीं आएगी। उसमें जी, बताइए। एक इशू है उसमें, वो लिमिट्स वाले में जब हम ओमेगा को रिप्लेस करते हैं थीटा के साथ, हुँ, हुँ। तो डायरेक्ट लिमिट्स चेंज हो रही हैं, तो a plus 1 into अच्छा, pi एक by t। सेकंड, लेट मी। तो वो लिमिट्स कैसे चेंज कैसे होगी? चेंज हो रही है? क्योंकि अच्छा, मैं सोच अपने पास खोल लूँ पहले और फिर मैं देखती हूँ। तो शेयर होगा कुछ लिमिट। क्योंकि वो शायद पहले। और मैम उसमें एक और क्वेश्चन था। एक मिनट फरहान, लेट मी गो थ्रू इट वन बाय वन। पहले मैं ज़रा ना वो लिमिट्स वाली चीज़ देख लूँ। आपके आपके अपने पास खुला हुआ है? यस मैम। अच्छा। अच्छा, मेरे पास जो इक्वेशन है ना, जिस वक़्त हमने मतलब थीटा की टर्म्स में लिखा था ना पहले, और फिर एक उसमें चेंज ये किया था कि वो जो हमारे पास इंटीग्रेशन थी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, उसको बहुत सारे चंक्स में डिवाइड कर लिया था। ठीक है, मतलब सब उन सब चंक्स के सम को फिर हमने मतलब इस तरह से समेशन की फॉर्म में लिखा था। और जो एक इंटीग्रेशन का चंक है वो उसकी लिमिट्स हम लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, ये वाली इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है। जी मैम। अच्छा, जैसे अब ये जो रेंज है ये क्या है, थीटा की रेंज? अगर हम मतलब ये अगर लोअर लिमिट हमारे पास ये हो 2k-1 इंटू पाई बाई टी, और अपर लिमिट ये हो 2k+1 पाई बाई टी, तो टोटल ये रेंज कितनी होगी थीटा की? माइनस करना है आपने सिंपली। माइनस करके बताएं। लेट मी चेक। अच्छा जी, आपने मतलब इस वैल्यू में से अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करनी है, तो आपके पास रेंज आ जानी चाहिए। अच्छा, आई एम नॉट श्योर कि इसकी यहाँ पे हमें ज़रूरत है कि नहीं। अच्छा ओके, चलें वो आप चेक करते रहिए। आई एम नॉट, मेरा ख्याल था कि उसकी शायद हमें ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन शायद ना पड़े। अच्छा, उसके बाद हमने थीटा को रिप्लेस करना है सच दैट कि ओमेगा और थीटा के दरमियान रिलेशनशिप इस तरह से हम डिफाइन करेंगे। ठीक है। यस मैम। अच्छा, वैसे रेंज जो है ना, ये आपके पास 2 पाई बाई टी आएगी। अच्छा, अब बाकी तो इसमें चीज़ें हो जाएंगी। मतलब अगर हमने थीटा की जगह ओमेगा लिखना है तो वी शुड बी राइटिंग समथिंग लाइक ओमेगा माइनस 2 पाई बाई टी इंटू के, और वगैरह वगैरह। अच्छा, लिमिट्स में आपको क्या इशू आया था? मसलन अगर मेरे पास थीटा की लोअर लिमिट ये हो तो ओमेगा की लोअर लिमिट क्या होनी चाहिए? नो ठीक है, वो एक्चुअली उधर ही मुझे प्रॉब्लम थी कि ये 2k-1 पाई बाई टी ये कैसे हम लिख रहे हैं, वो ठीक है। अच्छा,
हम लोगों ने बस इसको मतलब 2 पाई बाई टी की 2 पाई बाई टी की क्या कहना चाहिए मतलब एक रेंज इसके बराबर है और इस तरह की इन्फिनिट रेंजेस में मतलब हम लोगों ने इसको स्प्लिट कर दिया है और उसकी अ, एक मतलब वो वजह ये हमारे पास ये आएगी क्योंकि टोटल हमारे पास जो प्रिंसिपल रेंज है ना हम उसमें इवेंचुअली इसको लेके आना चाह रहे हैं राइट। ठीक है ओके क्योंकि हमारे पास -पाई टू पाई जो है वो प्रिंसिपल रेंज है ना तो अगर हम मतलब ओमेगा की टर्म्स में बात अगर हम करें तो अपॉन टी जब हम कर देंगे इसको तो ये हम इस वक्त कैपिटल ओमेगा की बात कर रहे हैं ठीक है तो ये वजह है मतलब इंटीग्रेशन के लिमिट्स ये लेने की बाकी जो इसकी वैल्यूज आएंगी वो आपको प्रॉब्ली क्लियर है यस यस मैम। अच्छा ओके अच्छा एक आपने कहा था कि एक और मसला आपको आया था देन वो कंपेयरिंग देखे इक्वेशन 7 और इक्वेशन 8 में हम इक्वेशन ऐड कर रहे थे टी एक्स ओमेगा ऑफ टी कंपैरिजन हम कर रहे थे दो इक्वेशन की जब हमारे पास फाइनली अच्छा तो अच्छा उसको हम कंपेयर कर रहे थे इक्वेशन के 7 के साथ। इक्वेशन अच्छा मेरे पास ना इक्वेशन 8 एटलीस्ट नोट्स में नहीं लिखी हुई होता मैंने उस वक्त किसी इक्वेशन का नाम इक्वेशन 8 रखा हो अच्छा ओके फिर हमने कंपैरिजन करके क्या किया था मैम वो हमारे पास एक इक्वेशन आती है टी एक्स ऑफ ओमेगा टी इक्वल्स टू समेशन टी माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स ऑफ टी एक्स ऑफ ओमेगा कुछ इस तरह से ही ओमेगा माइनस ये रिजल्ट्स फाइंड करते हैं k इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी और इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स ऑफ समथिंग लाइक दिस ओमेगा माइनस 2 पाई बाई टी। अच्छा यस ओके सर। तो कंपैरिजन के टाइम पे मैम इंटीग्रेशन को हम कंसीडर नहीं किया तो वो हम इंटीग्रेशन तो प्रॉब्ली इंटीग्रेशन का फैक्टर तो दोनों इक्वेशन में था ना अच्छा लेट मी सी के जो दोनों इक्वेशंस हैं वो हैं क्या मैं मतलब मुझे अब चूंकि अपने पास ये वाली इक्वेशन मिल गई है ना कहाँ पे लिखी है तो इससे पहले जो जिन दो इक्वेशंस को कंपेयर करके मैंने ये लिखा मैं उन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे लिखने की कोशिश करती हूँ फिर हम देखते हैं कि हम लोगों ने ऐसा इस तरह से कैसे लिखा है मतलब इन इस इक्वेशन को कैसे लिखा है अच्छा जो दो इक्वेशंस कंपेयर की गई हैं एक यहाँ पास ये इक्वेशन थी और एक थी यहाँ पे ओमेगा में था या फिर इस ये मतलब इसकी जो इक्विवेलेंस है ना यहाँ पर ये इधर लिखा गया था ठीक है यही दो इक्वेशंस थी जिनको हमने हम ऊपर वाले को यही अच्छा हाँ नीचे वाली भी आप देख लो अच्छा क्योंकि अगर आपके सामने ये दोनों इक्वेशंस लिखी हुई है ना तो इनको देख के बड़ा आप आराम से ये इक्वेशन लिख सकते हो क्योंकि बाकी सब कुछ इसमें सेम है ना तो सिर्फ ये वाला जो वेरिएबल है वो इसके बराबर आ जाएगा आप ज़रा वेरीफाई कर लो कि इन्हीं दोनों क्वेश्चंस को कंपेयर किया गया है यस मैम मैं भी यस है
ठीक है, फिर ये आ जाता है, ये नीचे वाली चीज़ आ जाती है। आतिश, मैं आपकी बात सुनती हूँ बेटे, 1 मिनट। जी फरहान, ये आ जाता है फिर ये जो, यस मैम, यस मैम, आ जाता क्योंकि बाकी सब चीज़ें कौन मतलब बराबर है ना, मतलब स्केलिंग फैक्टर 1/2 पाई आप देख लो, या फिर ये जो है। यस मैम, एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई है, एवरीथिंग ठीक है। अच्छा, ओके, अज्यूमिंग कि आपको ये चीज़ समझ आ गई, मैं आतिश की तरफ जाऊंगी। जी आतिश, आप बताओ, आप क्या कह रहे थे? मैम मेरा भी यही क्वेश्चन था मैम, हो गया क्लियर। ओके चलो, थैंक यू। उसके अलावा कोई मसला, उस्मान, फरहान या मैम ये आतिश को? एक्स ऑफ एन एफ टी को एक्स ऑफ एन के इन दोनों को हम ये कैसे कह सकते हैं? मैम एन ऑफ कैपिटल टी एन मैम के साथ हाँ हाँ मल्टीप्लाई हाँ, करो। ओके। ये अगर आपको शुरू में हमने देखा हो ना, तो हम लोगों ने या आप कहीं भी किताबों में देखोगे तो वहाँ पर एक तरह से चीज़ लिखी जाएगी कि एक्स ऑफ टी को हम कह सकते हैं एक्स ऑफ एन टी, सच दैट टी इज इक्वल टू एन टी, यानी कि टी की सिर्फ यही वाली वैल्यूज ली जाएं। और फिर इसके बाद ना यहाँ पे 3 डैशेस डलती हैं, और इसको एक्स ऑफ एन कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि एक्स ऑफ टी डायरेक्टली एक्स ऑफ एन के इक्वल है। एक्स ऑफ टी इक्वल होता है एक्स ऑफ एन टी के, यानी कि वो तमाम उन वैल्यूज़ पे जहाँ जहाँ पे टी की वैल्यू जो है ना वो एन टी के बराबर आएगी। ठीक है, ये वाली बात तो समझ आती है ना? मतलब इसको हम यस अगर, मैम। हाँ, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं फिर ये लिखना गलत होगा। साथ ही कंडीशन बताना ज़रूरी है कि जहाँ जहाँ पे स्मॉल टी एन टी के बराबर आएगा, उन सारी टाइम इंस्टेंट्स के ऊपर एक्स ऑफ टी एक्स ऑफ एन टी के बराबर होगा। अच्छा, और अप्रॉक्सीमेटली या लगभग, मतलब इस 3 का मतलब यह है कि इंट्यूटिवली कह सकते हैं हम, या फिर हम कह सकते हैं कि लगभग अप्रॉक्सीमेटली फिर एक्स ऑफ एन टी जो है वो उसको हम एक्स ऑफ एन कह सकते हैं। ठीक है, तो इस लिहाज से ये जो इन दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड्स है ना, वो फिर बराबर हो जाती हैं। ठीक है, अब आप देखोगे तो यहाँ पे जो हम एक रेगुलर इक्वालिटी वाली इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं ना, मतलब इक्वल इक्वल का साइन ये वाला होता है, ये हम यहाँ इस्तेमाल नहीं कर रहे। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये इंट्यूटिवली दे आर इक्वल। टी हमने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया ना, ड्यू टू बीइंग अ कांस्टेंट नंबर। तो फिर हमने कहा कि मतलब यहाँ पे हम सिर्फ टाइम इंटीग्रल टाइम इंस्टेंट्स की वैल्यूज जो हैं वो देख रहे हैं। तो हमने इन्हें इन्हें फिर लगभग इक्वल कह दिया, मतलब ये 3 डैशेस वाली इक्वालिटी सिंबल को यूज़ करके। और सवाल है कोई? अच्छा जी, अब हम चलते हैं, एक हम लोगों ने टॉपिक छोटा सा करना है कि सैम्पलिंग हम लोगों ने कर ली, और इस टॉपिक में मेनली हम लोगों ने ये देखा था कि जब तक हम सिग्नल को उसके टाइम डोमेन में देख रहे हैं, ठीक है, एक थोड़ा सा इसको रिवाइज करके भी देख रहे हैं कि सिग्नल हमारे पास टाइम डोमेन में कुछ इस तरह से है, ठीक है, और लेट्स अज्यूम कि उसका जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है हमारे पास वो कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे जब डिस्क्रिटाइजेशन या सैम्पलिंग करते हैं, ठीक है, टाइम डोमेन में हम लोगों ने डिस्क्रिटाइजेशन या सैम्पलिंग की, तो हमें हमारे लिए यहाँ पे टी का डिसाइड करना चूंकि मुश्किल होता है, इसको एक्स ऑफ एन टी या फिर हम इसको लेटर ऑन एक्स ऑफ एन हम लोगों ने कह दिया था। तो हमें यहाँ पर एग्जैक्टली नहीं पता कि हमें कि 2 सैंपल्स के दरमियान कितना टाइम ड्यूरेशन रखना चाहिए, लेकिन एक आर्बिट्री टाइम ड्यूरेशन रख के हम यहाँ से आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, अब 2 कंसेक्टिव सैंपल के दरमियान जो टाइम ड्यूरेशन है
हाँ जी, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? मेरे पास थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन ब्रेक हुआ था। हाँ जी, सुन सकते हो आप लोग मैम मुझे? ड्रॉप हो गई थी आपके पास। अच्छा, अभी अभी आपको आवाज़ आ रही है? और यहाँ पे नज़र आ रहा है कम से कम कि जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है? जी जी अच्छा, मैम अभी आ ओके। रही है। मैंने बताया था कि जब हम टाइम डोमेन में डिस्क्रिटाइज़ेशन करना चाहते हैं, तो वी यूजुअली डोंट नो कि हमें 2 कंसेक्युटिव सैंपल्स के दरमियान कितना टाइम ड्यूरेशन रखना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने उस दिन सीखा ये था कि जब भी हम टाइम डोमेन में डिस्क्रिटाइज़ेशन इंट्रोड्यूस करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में रेप्लिकेशन हो जाती है, ठीक है? रेप्लिकेशन का मतलब ये है कि ये सिग्नल जो है, ये रिपीट होना शुरू हो जाता है। इसकी मल्टीपल कॉपीज़ बननी शुरू हो जाती हैं। अच्छा, ये जो सिग्नल है ना, आपको वर्सेस ओमेगा, कैपिटल ओमेगा और स्मॉल ओमेगा दोनों में बनाना आना चाहिए। आज हम इंशाल्लाह ये एक एग्जांपल भी करेंगे जिसमें हम एक्स ऑफ लोअर केस ओमेगा को दोनों ओमेगास के अगेंस्ट प्लॉट करके देखेंगे। अच्छा, अब चूंकि यहाँ पे हमें एग्जैक्टली पता है ना कि अगर हम ओमेगा की बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ इंटरेस्टेड होते हैं माइनस पाई टू पाई वाले सिग्नल में, ठीक है? तो हमें यहाँ पर एग्जैक्टली पता है कि जो ओमेगा एस है, इनकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी या फिर ओके हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ओमेगा एस शुड बी ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है? तो यहाँ पे हमें फिर एग्जैक्टली इस रिलेशनशिप से पता चल सकता है कि टाइम डोमेन में ये जो टी है, ये हमें क्या रखना चाहिए। ये बात समझ आती है कि नहीं? या ओके, मैं इसको एक दफ़ा दोबारा से बताती हूँ कि हम लोगों ने ये जो रिलेशनशिप सीखा था ना, एक्स ऑफ कैपिटल ओमेगा और एक्स ऑफ लोअर केस ओमेगा, वो इसलिए सीखा था ताकि हम ये फाइंड आउट कर सकें कि हमें 2 कंसेक्युटिव सैंपल्स के दरमियान कितना टाइम डिफरेंस रखना चाहिए। मतलब मैक्सिमम कितना रखना चाहिए, बेशक फिर हम उसे कम भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर अगर ये बात क्लियर है तो फिर आगे चलें। यस मैम। अच्छा जी। अब हम लोगों ने सैम्पलिंग का थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट सीख लिया, अब हम ज़रा रिकंस्ट्रक्शन को देखते हैं कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल हमारे पास है और हम लोगों ने उससे कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल बनाना है, तो उसके हमारे पास क्या ऑप्शंस हो सकती हैं, ठीक है? तो जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल से कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल बनाए जाने की जो इक्वेशन है, वो कुछ इस तरह से है कि एक्स ऑफ एन को हम एक पल्स से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? दैट वी represent that pulse with this equation और इस समेशन का मतलब मैं आपको बताती हूँ और यहाँ पे फिर हमारे पास एक रिकंस्ट्रक्टेड टाइम डोमेन सिग्नल जो है वो डेवलप होता है। अच्छा, इस इक्वेशन का बेसिकली मतलब ये है कि हमारे पास एक रिकंस्ट्रक्टर या इंटरपोलेटर है, या इसको कह सकते हैं D2C, और इसको हम इनपुट पे x ऑफ n देते हैं, ठीक है? अब जो पल्स शेपिंग सिग्नल है, ठीक है? वो इस सिग्नल का पार्ट होता है। अब इस उसके बारे में भी थोड़ा-सा आपको एक्सप्लेन करती हूँ। और हमारे पास मतलब हर इसको सैंपल की इनपुट जब मिलती है इस ब्लॉक को, D2C को जब भी कोई सैंपल यहाँ पर इनपुट में मिलता है, तो एक ख़ास तरह का पल्स शेप सिग्नल जो है वो इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है? डिपेंडिंग अपॉन एक्स ऑफ एन का एम्पलीट्यूड। और उसके बाद हर सैंपल के इनपुट से ये पल्स शेपिंग सिग्नल जो है वो जनरेट होते जाते हैं और हमारे पास आउटपुट पे इन सब का जो सम एक्स आर टी के तौर पे निकलता है। मसलन जो सबसे सिंपल पल्स शेपिंग सिग्नल हो सकता है ना, दैट इज कॉल्ड ज़ीरो ऑर्डर होल्ड, ठीक है? जो ज़ीरो ऑर्डर होल्ड है, उसके लिए इस पल्स शेप शेप सिग्नल की जो इक्वेशन है
दैट इज सिंपली 1 फॉर 0 से लेकर कैपिटल टी टाइम ड्यूरेशन तक एंड 0 अदरवाइज। ठीक है, अच्छा इसका मतलब ये है कि जो पल्स शेपर है ना बेसिकली उसकी उसकी शक्ल सूरत कुछ इस तरह की होगी 0 से लेकर टी तक। अच्छा, और जब भी और चूंकि एक्स ऑफ एन से मल्टीप्लाई होना तो इसका मतलब ये है कि जो भी इनपुट सैंपल यहाँ पर आएगा, ये जो डी टू शेप कन्वर्टर डी टू सी कन्वर्टर है उसमें जो पल्स जो उस वक्त पल्स जनरेट होगी वो उस चूंकि सैंपल के एम्पलीट्यूड से मल्टीप्लाई होगी तो जो आउटपुट सिग्नल निकलेगा वो सैंपल की उस वैल्यू को यानी कि एक्स ऑफ एन की उस वैल्यू को होल्ड करेगा फॉर कैपिटल टी सेकेंड्स। इसको थोड़ा सा हम समझने के लिए ये एक सिग्नल की मिसाल लेते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास ये एक्स ऑफ एन है, तो जिस वक्त ये वाला सैंपल डी टू सी के इनपुट पे जाता है तो ये वाली वैल्यू जो है ये होल्ड होके कैपिटल टी सेकेंड्स के लिए हमें मिलती है आउटपुट पे। ठीक है, उसके बाद जब नेक्स्ट सैंपल ये वाला आया तो अब इस वैल्यू ने मल्टीप्लाई होना है 1 के साथ, तो होगा यूँ कि आउटपुट पे डी टू सी के इस ब्लॉक के आउटपुट पे ये जो सैंपल है ना ये हमें होल्ड होके यहाँ ऐसे मिलेगा। उसके बाद जब अगला सैंपल 0 के तौर पे आया है तो 0 व्हेन गेट्स मल्टीप्लाइड विद दिस पल्स शेप हमें 0 होल्ड होके मिलेगा, फिर ये होल्ड होके मिलेगा। तो ओवरऑल एक स्टेयर केस की तरह की आउटपुट हमें डी टू सी ब्लॉक के आउटपुट में मिलती है। ओके, ये बात आप लोगों ने पहले पढ़ी होगी, इसलिए उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। यस, अच्छा हमारे पास उसके बाद जो ज़ीरो ऑर्डर होल्ड जो सिस्टम है ना या इंटरपोलेटर या रिकंस्ट्रक्टर है उसको एक सैंपल यानी कि जो बिल्कुल प्रेजेंट सैंपल है उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है आउटपुट पे सिग्नल रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। फिर हमारे पास उससे ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम आता है दैट इज़ फर्स्ट ऑर्डर होल्ड। फर्स्ट ऑर्डर होल्ड को एग्जैक्टली दो सैंपल्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, प्रेजेंट सैंपल और प्रीवियस सैंपल या पास्ट सैंपल। इसी इक्वेशन को लिखेंगे हम इस तरह से और ये इक्वेशन होल्ड करती है -t से लेकर t तक। ठीक है, अच्छा अब इसका मतलब ये है कि आउटपुट रिकंस्ट्रक्ट होगी हाँ जी, कनेक्टेड हो आप लोग? ओके, नहीं मेरा हाल है मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन जो है वो ख़राब हो गया था। जो मैंने फर्स्ट ऑर्डर होल्ड की इक्वेशन लिखी है ये नज़र आ रही है? जी, और ये उससे पहले आपको क्या आपको ये सुनाई दिया कि फर्स्ट ऑर्डर होल्ड जो सिस्टम है वो बेसिकली उसको दो सैंपल्स की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। ठीक है, अच्छा तो लेट्स सपोज अगर हमारे पास कोई इस तरह का डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है जो कि हम फर्स्ट ऑर्डर होल्ड सर्किट के इनपुट पे देते हैं,
तो लेट्स सपोज अगर हमारे पास ये वाला सिग्नल एट प्रेजेंट है, यानी कि n इज इक्वल टू, मतलब ये nth सैंपल ये है एंड दिस वाज n माइनस वन सैंपल, तो इन दोनों की वैल्यूज़ उसको रिक्वायर्ड होंगी और इन दोनों वैल्यूज़ को देखते हुए वो एक ट्रायंगुलर सिग्नल इस तरह का रिकंस्ट्रक्ट करेगा, ठीक है। फिर n+1 सैंपल जब इसको पहुंचेगा तो उसके पास पुराने सैंपल की इंफॉर्मेशन मौजूद होगी, ये इस तरह का जो सिग्नल है ना वो जनरेट करेगा आउटपुट पे, और फिर ये इस तरह का सिग्नल जनरेट करेगा आउटपुट पे एंड सो ऑन। तो फर्स्ट ऑर्डर होल्ड जो सिस्टम है वो इस तरह का एक ट्रायंगुलर सिग्नल जनरेट करता है आउटपुट पे। अच्छा, अब आपको यहाँ से देखिए ये पता चल रहा होगा कि अगर हम सेकेंड ऑर्डर होल्ड की तरह जाते हैं तो सेकेंड ऑर्डर होल्ड को 3 सैंपल्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगे एंड सो ऑन। अच्छा, मैं एक यहाँ पे एक और सिस्टम का ज़िक्र करूँगी, दैट सिस्टम इज़ लाइक फिफ्थ ऑर्डर होल्ड सिस्टम या फिर पैराबोलिक इंटरपोलेटर, ठीक है। पैराबोलिक इंटरपोलेटर में जो पल्स है ना उसकी शक्ल कुछ इस तरह से होती है। अच्छा, टी एस यहाँ हम लोगों ने इसको टी बोला हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिकली 5 सैंपल्स की इंफॉर्मेशन एक्वायर करके और फिर उनको इंटरपोलेट करता है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं कि अगर हमारे पास ये वाली पल्स हो तो बेसिकली किस तरह से ये रिप्रोड्यूस करेगा डेटा को। ठीक है, मतलब इस प्रेजेंट पल्स के ऊपर उसने मतलब 5 सैंपल्स को मिलाकर ये वाली पल्स बनाई, और उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट पल्स की बात करूं तो इसके ऊपर जो सिग्नल जनरेट होगा दैट वुड बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। फिर ज़ीरो के ऊपर तो खैर कोई पल्स जनरेट नहीं होगी, और अगर मैं बात करूं उसके बाद वाले सिंबल की तो कुछ इस तरह की पल्स जनरेट होगी एंड सो ऑन, ठीक है। तो एक टाइम पे आपको नज़र आ रहा है कि हमें कम से कम 3 पल्सेस जो हैं उनकी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी, बल्कि खैर अगर ये ज़ीरो वाला भी यहाँ पर कोई नॉन ज़ीरो सिंबल होता तो उसकी इंफॉर्मेशन भी होती, तो एट अ टाइम 4 पल्सेस की जो है इंफॉर्मेशन वो एडअप होगी। मतलब अगर मैं इस एरिया में देखूँ, ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 3 पल्सेस इस वक्त मौजूद हैं। ज़ीरो की मौजूद नहीं है क्योंकि ज़ीरो तो उसकी वजह से कोई पल्स जनरेट नहीं हुई, लेकिन अगर यहाँ पे कोई नॉन ज़ीरो सिंबल भी होता तो उसकी भी कोई पल्स मौजूद होती। तो टोटल 4 पल्सेस का जो इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड है वो मिलकर ये डिसाइड करता कि सिग्नल ने यहाँ पर किस तरह से फिल इन होना है, ठीक है। तो बेसिकली ये सिग्नल अपने पास मतलब उसको स्टोरेज वैल्यू चाहिए 5 सैंपल्स की, जिसके बाद वो सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट करता रहेगा। अच्छा, तो इस तरह से आपको देख के पता चल रहा होगा कि जिस तरह से हम ऑर्डर बढ़ाते जाएं सिस्टम को मेमोरी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। और उस से मतलब वो एक थोड़ा सा कॉस्टली सिस्टम भी बनता जाता है, और उसके अलावा सिस्टम जो है वो रिकंस्ट्रक्ट करने में देर भी ज़्यादा लगाएगा क्योंकि उसको मेमोरी ज़्यादा चाहिए ना, ज़्यादा एलिमेंट्स की उसको इंफॉर्मेशन चाहिए सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। अब यहाँ से ऑनवर्ड्स हम जाते हैं आइडियल इंटरपोलेटर की तरफ। अच्छा, आइडियल इंटरपोलेटर कैसा होना चाहिए? यहाँ जब हम बात करते हैं कि हमें एक परफेक्ट किस्म की रिकंस्ट्रक्शन हो तो आइडियल इंटरपोलेटर कैसे कैसे कैरी आउट करेगा? ये हमारे पास इक्वेशन थी टाइम डोमेन सिग्नल की, ठीक है। लेट्स सपोज कि हम दोनों तरफ अप्लाई करते हैं फोरियर, और यहाँ पे हमारे पास आ गया एक्स आर ओमेगा,
अच्छा, इसको जे ओमेगा एन डी ओमेगा, और इसकी लिमिट्स क्या होनी चाहिए? लेट मी सी एंड कंफर्म। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अच्छा ओके, यहाँ पे डी ओमेगा नहीं, यहाँ पे डी टी है। जी, और यहाँ पर माइनस का साइन। ओके, अब प्लीज़ ये तो करेक्शंस कर लें, यहाँ पे डी टी है और यहाँ पर जो है वो हमारे पास माइनस का साइन है। अच्छा, ये शिफ्टेड पल्स आपको नज़र आ रही है ना? ठीक है, थोड़ा सा अगर आप अपने ज़रा जहनों पर जोर डालो कि शिफ्टेड पल्स का जब हम ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो वो किस तरह का मिलता है हमें। अच्छा, एक और यहाँ पर हम चेंज ला सकते हैं। अच्छा, एक एक तो मैंने समेशन का ये समेशन यहाँ पे मिस की है, वो भी है यहाँ पर आएगी। और दूसरा एक और चीज़ यहाँ पर आएगी। ओके, मैं ज़रा इसी क्वेश्चन को दोबारा लिख देती हूँ। एक्स ऑफ एन को हम इंटीग्रेशन के बाहर लेके जा सकते हैं, और बाकी हमारे पास फिर ये रह गया माइनस जे ओमेगा एन डी टी। अच्छा जी, ये हमारे पास शिफ्टेड सिग्नल है, किस तरह का इसका ट्रांसफॉर्म आएगा? जब टाइम डोमेन में शिफ्ट आता है तो उसका ट्रांसफॉर्म कैसा आता है? आप एग्जैक्ट एक्सप्रेशन ना भी बताओ, मुझे जरा अंदाजे अंदाजे से बता दो कि क्या आएगा। अच्छा, थोड़ा सा रिकॉल करो, हम लोगों ने जी डोमेन जी ट्रांसफॉर्म में भी पढ़ा था। हमारे पास जब टाइम में शिफ्ट आता है तो ट्रांसफॉर्म में कैसा क्या चीज़ चेंज आती है उसमें? जी, किसी को आवाज़ आ रही है? अच्छा, ये भी यहाँ पे भी टी होना चाहिए, सॉरी। जी, कोई अवेलेबल है? किसी को आवाज़ आ रही है? यस मैम। अच्छा, ओके। तो थोड़ा सा याद है जब हम टाइम डोमेन में शिफ्टेड सिग्नल का ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो किस तरह का ट्रांसफॉर्म आता है? अगर आपको एग्जैक्ट एक्सप्रेशन नहीं पता कोई बात नहीं, आप सिर्फ मुझे थोड़ा सा याद करके बता दो कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में शिफ्ट क्या आता है, चेंज क्या आता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में। मैम वो एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल, बिल्कुल ठीक है। तुम्हारे पास ये जो सिग्नल है, मतलब अगर हम जीआरटी की बात करें तो इस तरह से कुछ हमारे पास तो आ जाएगा इसका ट्रांसफॉर्म। लेकिन ये जो टाइम का शिफ्ट है, ये यहाँ पे जाके प्लग इन होगा और हमारे पास यहाँ पे लिखा जाएगा e रेज़ टू पावर माइनस जे टू पाई, नहीं सॉरी, टू पाई तो हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, जे ओमेगा एन टी।
अच्छा, और अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक्स ऑफ एन, और यहाँ पर ओमेगा और टी का जो प्रोडक्ट है उसे हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिखा जा सकता है। और फर्दर ये जो चीज़ है हमारे पास, ये इस तरह से आ गई। अच्छा, मैं एक दफ़ा आपको फिर से याद करा दूँ, ये हम जो इक्वेशंस कर रहे हैं ये हम आइडियल इंटरपोलेशन के लिए कर रहे हैं। एक्स ओमेगा का जो स्पेक्ट्रम हमारे पास आया था सैम्पलिंग के बाद, वो कुछ इस तरह का था। ठीक है, और यहाँ पर हर जो स्पेक्ट्रम था, यानी कि हर स्पेक्ट्रम की लोब, उसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड था दैट वाज 1/t। ठीक है, ये चीज़ थोड़ी सी याद है कि स्पेक्ट्रम रिपीटेड था और स्पेक्ट्रम की जो एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम उसकी उसकी वैल्यू 1/t थी। ये चीज़ थोड़ी सी याद है। अगर मैं इसको ओमेगा की टर्म्स में लिखूं तो मैं इसको माइनस पाई से पाई कहूँगी, और अगर मैं इसको कैपिटल ओमेगा लिखूं तो इट शुड बी माइनस ओमेगा एस बाय 2 माइनस ओमेगा एस बाय 2 से लेकर ओमेगा एस बाय 2। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है, लोअर केस ओमेगा के टर्म्स में ये माइनस पाई से पाई लिखा जाएगा, और अगर मैं एक्स ऑफ ओमेगा को वर्सेस कैपिटल ओमेगा प्लॉट कर रही हूँ तो ये जो पॉइंट है दिस वुड बी माइनस ओमेगा एस बाय 2 से लेकर ओमेगा एस बाय 2, या फिर ओमेगा एच से माइनस ओमेगा एच से लेकर ओमेगा एच। ये चीज़ समझ आती है कि एक्स ऑफ ओमेगा इस तरह से प्लॉट होगा। बच्चों को जवाब दो ताकि मैं आगे चलूँ। यस मैम। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि ये जो जी आर ओमेगा है, यानी कि आइडियल इंटरपोलेटर, ये किस तरह का होना चाहिए सच दैट कि मुझे जो रिकंस्ट्रक्टेड सिग्नल है, यानी कि वो इस तरह का मिल जाए फ्रॉम माइनस ओमेगा एच से ओमेगा एच विद 1 एम्पलीट्यूड। मुझे ये आउटपुट पे चाहिए, ये मेरे पास इनपुट सिग्नल यानी कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का स्पेक्ट्रम ये है, मुझे आउटपुट सिग्नल यानी कि रिकंस्ट्रक्टेड सिग्नल का स्पेक्ट्रम ये चाहिए। तो जी आर ओमेगा कैसा होना चाहिए इसका, यानी कि इसका स्पेक्ट्रम कैसा होना चाहिए? मैम माइनस पाई से पाई तक बस। यस, बिल्कुल ठीक है। और अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जवाब है कि इसका जो स्पेक्ट्रम होना चाहिए ना, मैं राइट से बनाती हूँ, वो ज़रा वो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। इसका स्पेक्ट्रम होना चाहिए, एक तो अगर तो मैं ओमेगा की टर्म्स में बात कर रही हूँ तो माइनस पाई से पाई तक, ठीक है। और अगर मैं बात कर रही हूँ कैपिटल ओमेगा की टर्म्स में, तो फिर हम कह सकते हैं माइनस ओमेगा एस बाय 2 से लेकर ओमेगा एस बाय 2। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? मैम ये 1 टी, मैम इसका टी होना चाहिए क्योंकि टी जब 1/t से मल्टीप्लाई होगा तो हमें यहाँ पे 1 मिलेगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमें आइडियल इंटरपोलेटर की थोड़ी सी समझ आ गई कि उसकी इक्वेशन कैसे होनी चाहिए। लेट अस राइट द टू इक्वेशंस, यानी कि टू इक्वेशन से मेरी मुराद है कि एक स्पेक्ट्रम की इक्वेशन और फिर उसके टाइम डोमेन जो पल्स बनेगी उसकी इक्वेशन। अच्छा, इसको होना चाहिए टी फ्रॉम माइनस ओमेगा एस। अच्छा, माइनस ओमेगा एस बाय 2 लिखें या ओमेगा एच लिखें, एक ही बात है। माइनस ओमेगा एस बाय 2 से लेकर
अच्छा एक बात और, एक ही बात उस वक़्त है अगर ये सिग्नल बिल्कुल क्लोज़ली पैक्ड हो तो, ठीक है? अगर ये ओवरलैप्ड होंगे या फिर ये दूर-दूर होंगे तब थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल हम ज़रा इसी सिचुएशन को लेके आगे चलते हैं। ये हो गई चीज़ और 0 अदरवाइज़। एक बात और आपके ज़हन में ज़रूर होनी चाहिए। अच्छा, स्मॉल ओमेगा और कैपिटल ओमेगा में डिफरेंस आपको पता है। स्मॉल ओमेगा बेसिकली डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है, कैपिटल ओमेगा कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है। लेकिन अदरवाइज हम जब स्मॉल ओमेगा वाला स्पेक्ट्रम देख रहे होते हैं या कैपिटल ओमेगा वाला स्पेक्ट्रम देख रहे होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है? फरहान आप शायद रेडिली बता सको। आप ट्राई करो कि स्मॉल सॉरी क्वेश्चन। देखो, ओके, ये जो सिग्नल है ना, ये मैंने स्मॉल ओमेगा डोमेन में बनाया हुआ है, मतलब एक्स ओमेगा प्लॉट किया हुआ है। ये मैंने कैपिटल ओमेगा डोमेन में बनाया हुआ है, यानी कि एक्स ऑफ कैपिटल ओमेगा प्लॉट किया हुआ है। इनमें इन दोनों डोमेन्स में मतलब ओमेगा की डोमेन में कोई सिग्नल प्लॉट हुआ हो या कैपिटल ओमेगा की डोमेन में कोई सिग्नल प्लॉट हुआ हो, उनमें एक बेसिक डिफरेंस क्या होता है? अच्छा, ओके। ये जो है ना, सॉरी। अच्छा ठीक है, लेकिन वो आपको मैं जब इसका आंसर बताऊंगी तो यूल कम टू नो कि आपको ये चीज़ ऑलरेडी पता थी, आपको शायद आप रिकॉल नहीं कर सके। जो स्मॉल ओमेगा का सिग्नल होता है ना, ये पीरियोडिक सिग्नल होता है, ठीक है? मतलब माइनस पाई से पाई तक इसकी प्रिंसिपल रेंज होती है और ये पीरियोडिक सिग्नल है, मतलब ये चलता जा रही है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एग्जिस्ट करेगा। जबकि ओमेगा अगर हम कैपिटल ओमेगा की डोमेन में देख रहे हैं ना, तो ये सिग्नल जितना है बस उतना ही, जितना नज़र आ रही है उतना ही है, ये पीरियोडिक सिग्नल नहीं है, ठीक है? ये चीज़ अब आपने यहाँ पे भी देखी होगी, ये चीज़ यहाँ पे भी देखी होगी कि ये दोनों सिग्नल जितने नज़र आ रहे होते हैं, जबकि यहाँ पे मैंने डॉट्स के साथ इस चीज़ को ऑब्वियस किया है, क्योंकि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के जो फ्रीक्वेंसी डोमेन स्पेक्ट्रम्स होते हैं, दे आर कंटिन्यूस इन नेचर, कंटिन्यूस एंड पीरियोडिक। अच्छा, बट कंटिन्यूस तो नहीं कहना चाहिए, पीरियोडिक कहना चाहिए, ठीक है? ये बात होपफुली आपको याद होगी। अच्छा, तो हमारे पास जो आइडियल इंटरपोलेटर है ना, उसका स्पेक्ट्रम तो कुछ ऐसा होना चाहिए। और जब हम इस इक्वेशन को इसके ऊपर अप्लाई करेंगे इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी GRT की टाइम डोमेन में, वो आएगा कुछ इस तरह का फंक्शन। ये फंक्शन आपको शायद देख के याद आ जाए, किस तरह का फंक्शन है, इसे क्या कहते हैं? साइन एक्स अपॉन एक्स। मैम ये सिंक सिंक फंक्शन है, ठीक है? और ये कुछ प्लॉट होता है हमारे पास इस तरह से, डाई डाउन होता जाता है लेकिन वैसे इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट करेगा, ठीक है? यहाँ पे भी कुछ इस तरह से है। और क्या देख के पता चल रहा है कि इसे मतलब आइडियल रिकंस्ट्रक्टर अगर हमने बनाना है या आइडियल रिकंस्ट्रक्टर अगर हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो एक टाइम इंस्टेंट पे आउटपुट देने के लिए उसे इनपुट के कितने सैंपल्स चाहिए होंगे? सवाल समझ आया? एक्स ऑफ एन हमने इनपुट पे दिया आइडियल सैम्पलर को, ठीक है? आइडियल सैम्पलर का जो पल्स जनरेट हो रही है वो कुछ इस तरह की है, ठीक है? तो और इनपुट के सैंपल्स के हिसाब से वो एक पल्स जनरेट करेगा और फिर आउटपुट पे हमें कुछ ना कुछ रिकंस्ट्रक्टेड सिग्नल देगा। हम लोगों ने ये देखा कि जैसे-जैसे हम ऑर्डर बढ़ा रहे थे सिस्टम का, यानी कि ज़ीरो ऑर्डर होल्ड से हम फर्स्ट ऑर्डर होल्ड पे गए, फिर हम लोगों ने पैराबोलिक इंटरपोलेटर देखा, तो उसको ज़्यादा मेमोरी की रिक्वायरमेंट या मेमोरी की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही थी जैसे-जैसे हम ऑर्डर को इंक्रीज़ कर रहे थे। यहाँ पे हम एक आइडियल इंटरपोलेटर की बात कर रहे हैं। तो आइडियल इंटरपोलेटर को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए जो डिस्क्रीट टाइम इनपुट सिग्नल है, उसे कितने सैंपल्स चाहिए होंगे? मैम यहाँ से तो लग रहा है कि इनफाइनाइट चाहिए। इन्फिनिट चाहिए होंगे उसको, ज़्यादा चाहिए होंगे मैम। ठीक है? इन्फिनिट चाहिए होंगे, मतलब बेशक ये एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीज़ होता जा रहा है, लेकिन उसको इन्फिनिट सैंपल्स चाहिए होंगे। यहाँ उसकी मेमोरी जो है ना, वो भी इट शुड बी वेरी हाई और इन्फिनिट। वेरी हाई तो फिर एक मतलब काउंटेबल टर्म है,
तो हम लोगों ने जो ये सिग्नल लिया था ना, जैसे ये कुछ इस तरह के सैंपल्स लिए थे हम लोगों ने इनपुट सिग्नल के, तो इसका मतलब ये है कि जिस वक़्त ये सैंपल उसको इनपुट में मिलेगा तो उसके पास पुराने जितने सैंपल्स हैं उनको देख के वो कुछ इस तरह की पल्स जनरेट करेगा, ठीक है? और उसके बाद इस सैंपल की वजह से भी इस तरह की पल्स जो है वो जनरेट होगी। ये तो बाकी तो आगे है, 0 आ गया। और इसकी वजह से भी एक इन्फिनिट ड्यूरेशन की पल्स जो है वो जनरेट होगी। और होगा यूं कि हर दो अच्छा, ये तो हम चूंकि इस वक्त मैंने 4 सैंपल्स बनाए हुए हैं ना, अदरवाइज अगर आप देखो तो जाहिर सी बात है कि इसमें भी आगे आगे भी सैंपल्स आने हैं, पीछे भी कुछ सैंपल्स गुजर चुके हैं। तो हर 2 कंसेक्टिव सैंपल्स के दरमियान में बेसिकली इन्फिनिट नंबर ऑफ सिग्नल्स मौजूद हैं जो कि सम अप होंगे ताकि इन 2 कंसेक्टिव सैंपल्स के दरमियान जो टाइम ड्यूरेशन है उसको फिल अप कर सके। डिड यू गेट दिस पॉइंट? ठीक है? अच्छा, विच इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, ठीक है? तो इसलिए आइडियल इंटरपोलेटर जो है वो उसको आइडियल कहते हैं इसीलिए हैं क्योंकि वो प्रैक्टिकली हम नहीं उसको बना सकते बिकॉज इट वुड नीड इन्फिनिट मेमोरी टू बी डेवलप्ड। अच्छा, ओके। लेकिन जब तक हम ये करेंगे ना यानी कि अभी अगर हमें जहाँ पे भी रिकंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पर अगर जिक्र नहीं किया गया तो हम आइडियल इंटरपोलेटर ये अज्यूम करेंगे, यानी कि एक बॉक्स शेप्ड फिल्टर कह लें आप या फिर बॉक्स शेप्ड सिग्नल कह लें जिसके साथ फ्रिक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लिकेशन होगी एक्स ऑफ ओमेगा की, ठीक है? अनलेस अनटिल अदरवाइज स्टेटेड। यहाँ पे थ्योरी में काम करते हुए हम आइडियल इंटरपोलेटर अज्यूम करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये नहीं बन सकता क्योंकि इसको इन्फिनिट नंबर ऑफ सैंपल्स चाहिए होते हैं रिकंस्ट्रक्शन के लिए। अच्छा, अब हम ज़रा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने लगे हैं विच इज़ 6.2 आई गेस। And this topic is about discrete time processing of continuous time signals, ठीक है? मतलब इससे पहले हम लोगों ने भी ये सीखा है ना कि हम अगर सैम्पलिंग करें तो हम किस तरह से सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बना देते हैं और फिर हम लोगों ने डिस्क्रीट टाइम से कंटिन्यूस टाइम भी बनाना सीखा। अब हम लोगों ने लेकिन मतलब जिस वक्त डिस्क्रीट टाइम में कन्वर्ट किया सिग्नल को तो किसी वजह से किया होगा ना। अब उसकी वजह ये है या हम करते इसलिए हैं क्योंकि कुछ प्रोसेसेस ऐसे हैं जो कि डिस्क्रीट टाइम में सिग्नल्स को कन्वर्ट करके बहुत आसान हो जाते हैं। मसलन एक्स ऑफ टी को हम लोगों ने सी टू डी ब्लॉक से गुजारा और इस ब्लॉक से गुजारने के लिए इसे यहाँ पे कोई सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी, ठीक है? और लेट्स सपोज के इस आउटपुट को हम एक्स ऑफ एन कह देते हैं और यहाँ पे हम इसके ऊपर कुछ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल प्रोसेसिंग अप्लाई करते हैं। इससे निकलने वाली आउटपुट को हम वाई ऑफ एन कहेंगे और इस लेट्स सपोज कि हमने जो इसके ऊपर प्रोसेसिंग करनी थी वो करने के बाद हमें वापस ये कंटिन्यूस डोमेन में ही चाहिए तो इसको हम डी टू सी ब्लॉक से गुजारेंगे। विल कॉल दिस आउटपुट एज वाई ऑफ टी और इस ब्लॉक को रिकंस्ट्रक्शन के लिए दोबारा से कोई सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी, ठीक है? क्योंकि हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी है कि जो ओके ये जो हमारा आइडियल इंटरपोलेटर है इसकी हाइट के लिए भी और इवन इसकी विड्थ के लिए भी इसको इस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। अच्छा, ओके, तो हम लोगों ने ये जो सैम्पलिंग का प्रोसेस था ना ख़ास तौर पे वो इसलिए सीखा था क्योंकि हम ये वाला जो काम है ना इसके ऊपर ये करना चाह रहे थे, ठीक है? मसलन हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 में ये चीज़ देखी है कि किस तरह से हमने अगर कुछ फ्रीक्वेंसीज़ कंप्लीटली एलिमिनेट करनी हो या कुछ हाफ फ्रीक्वेंसीज़ को हम लोगों ने बूस्ट करना हो तो वो हम ज़ीरोज़ या पोल्स की मदद से बहुत आराम से कर सकते हैं। अब
कंटिन्यूस टाइम फ़िल्टर में ये चीज़ जो है ये पॉसिबल नहीं है। कंटिन्यूस टाइम फ़िल्टर में बड़े मतलब लेथार्जिक किस्म के डिलेज़ आते हैं, या तो आपको बहुत बड़ा बहुत ज़्यादा ऑर्डर का फ़िल्टर बनाना पड़ता है, ठीक है, ये चीज़ रिक्वायर करने के लिए, ठीक है, या फिर अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं होता। तो अगर हम सिग्नल को किसी तरीके से डिस्क्रीट टाइम में कन्वर्ट कर सकें, तो जो भी प्रोसेसेस हम लोगों ने इसके ऊपर अप्लाई करने हैं वो बहुत आसानी से हो सकते हैं। तो मतलब इस टॉपिक में हम अब एक न्यूमेरिकल एग्जांपल करेंगे कि ये अगर हमारे पास इस तरह का एक सिस्टम है तो उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। अच्छा, एग्जांपल में हमारे पास जो इनपुट गिवन है उसमें 3 कंपोनेंट्स हैं, एक डीसी 3 हाँ जी, मौजूद हो आप लोग? मैम आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है काफ़ी। नहीं, ब्रेक नहीं हो रही थी, मेरा इंटरनेट कनेक्शन ही अनस्टेबल था। अच्छा, ये ये मैंने यहाँ पे एक एक्स ऑफ टी लिखा है। एक्स ऑफ टी लिखने से पहले जो मैंने ऊपर ब्लॉक डायग्राम बनाई थी, उसको बनाते हुए जो मैंने एक्सप्लेन किया था वो सब कुछ आप तक पहुँच गया था अनइंटरप्टेड? मैम यस मैम वो समझ मैम दैट टाइम के बाद जो क्वेश्चन था। नहीं, इक्वेशन से पहले फिर हाँ, मतलब इस इक्वेशन को आप छोड़ दो, उससे पहले जो ब्लॉक डायग्राम थी उसकी कुछ समझ आ गई थी? जी मैम वो तो अच्छा, ठीक है। अब फिर मैंने बताया था कि ये हमारा मतलब इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन है, और हम बेसिकली इस टॉपिक को समझने से चाहते हैं कि हम ताकि ये देखेंगे कि किस तरह से हम कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स के ऊपर डिस्क्रीट टाइम प्रोसेसिंग कर सकते हैं। अच्छा, जो एग्जांपल हम करने लगे हैं ये उसका उसमें हम लोगों ने इनपुट सिग्नल अज्यूम किया है, ठीक है? एक उसमें डीसी कंपोनेंट है और फिर एक कोसाइन, दो कोसाइन के इसमें सिग्नल्स हैं, वन विद 6000 पाई, another one with frequency 12,000 पाई, ठीक है? और इस इनपुट सिग्नल के अलावा हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो ये कि जो डिस्क्रीट डीएसपी हम लगाएंगे इसमें, दैट वुड बी अ सिस्टम विद दिस ट्रांसफ़र फंक्शन, और उसके अलावा जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है दैट इज़ 8000 सैम्पल्स पर सेकेंड। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये तरह थोड़ा सा बेसिक लेवल का सवाल है तो इसलिए इसमें हमें ट्रांसफ़र फंक्शन या फिर बल्कि और फिर जो है ना सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, वो दोनों गिवन है। कई दफ़ा ऐसा ये भी हो सकता है कि आपसे सवाल इस तरह से पूछा जाए, फॉर एग्जांपल कि हमें लेट्स सपोज कि डीसी को बिल्कुल कम्प्लीटली एलिमिनेट करना है, तो जब ऐसे, या फिर इस फ्रीक्वेंसी को कम्प्लीटली एलिमिनेट करना है, या इस फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करना है, वगैरह वगैरह। तो हमें इस तरह की अगर जब रिक्वायरमेंट दी जाएगी तो फिर उसका मतलब ये होगा कि फिर हमने एच ऑफ ज़ी को खुद से सोचना है कि एच ऑफ ज़ी हम यहाँ पे क्या लगाएं, ठीक है? या फिर सिग्नल आपको गिवन है, अब आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि इस सिग्नल को देखकर आप खुद डिटर्मिन कर सकें कि एफ ऑफ एस क्या होना चाहिए। तो एफ ऑफ एस को फिर आप हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को देखकर डिटर्मिन करोगे, ठीक है? ये बात समझ आई है? कि इस सवाल में हमें इनपुट के अलावा ट्रांसफर फंक्शन और एफ ऑफ एस दोनों गिवन है, लेकिन इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आपसे जब सवाल पूछा जाए तो या तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन ना हो या इनमें से कोई एक ना हो, और आपको फिर रिक्वायरमेंट बताई जाए और आपने खुद फिर डिटर्मिन करना हो कि एच ऑफ जी क्या हो सकता है या एफ ऑफ एस क्या हो सकता है या क्या होना चाहिए। अच्छा, अब एक्स ऑफ टी को देखते हुए ना पहले हम ज़रा एक्स ऑफ ओमेगा प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। मैम एफ ऑफ एस अगर ना हो, हाँ, एफ ऑफ एस अगर ना हो ना, वैसे तो मैम अगर एफ ऑफ एस गिवन ना होगी तो हम 1000 फिर हमें उसको 24,000 या 24 या 24,000 या ज़्यादा रखना है। 24 तो नहीं चाहिए, 6 है ना, 6,000 है इसमें, जो जो अगर हम लीनियर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में देखें तो लीनियर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में इट इज़ 6 के,
किलो हर्ट्ज। तो अगर हम इस तरह से देखें तो इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 किलो हर्ट्ज, 12 के सैम्पल्स पर सेकेंड। अगर हमें फॉर एग्जांपल ये गिवन ना होती और हमें कहा जाता कि हम खुद चूज़ करें तो हमें 12 के या उससे बड़ी वैल्यू लेनी चाहिए। ठीक है, Yes, ma'am. अच्छा ओके। अब हम ज़रा ना पहले इनपुट सिग्नल को देखते हुए उसका स्पेक्ट्रम प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमने वहीं से फिर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की तरफ जाना है। हमारे इनपुट में बेसिकली 3 कंपोनेंट्स हैं। एक डीसी कंपोनेंट है, उसके बाद एक और कंपोनेंट है विद इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना दैट इज़ 0। जो दूसरा कंपोनेंट है इसकी फ्रीक्वेंसी है 6000 पाई, और इसको अगर मैं फेज़र फॉर्म में लिखूं तो आई कैन राइट इट 2/2 e raised to power माइनस j पाई बाई 4। हाँ, ये समझ आता है ये मैंने कैसे लिखा है फेज़र फॉर्म में। आइलर आइडेंटिटी आपने अप्लाई करनी है, और आइलर आइडेंटिटी जब आप दोनों को साइन सिग्नल से अप्लाई करेंगे तो बेसिकली आपको दो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स बनेंगे। ठीक है, और ये मैंने सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड्स और फेजेस लिखे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, बात समझ आती है कि कैसे लिखे गए हैं x2 और x3 फेजर फॉर्म में। अगर नहीं समझ आई तो आप मुझे बताइए ताकि मैं एक्सप्लेन करूँ। मैम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती। अच्छा देखिए, जब इस वक्त हम कोसाइन सिग्नल को आइलर आइडेंटिटी लगाकर कन्वर्ट करते हैं मतलब कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स में, हमारे पास है 2 cos 6000 पाई t माइनस पाई बाई 4। ठीक है, आई कॉल दिस एज ओमेगा 2 अपनी आसानी के लिए। अच्छा, तो इसको मैं कैसे लिखूंगी? 2 तो यहाँ पे लिखा जाएगा इस तरह से बाहर, एक्सपोनेंशियल ओमेगा t2 माइनस पाई बाई 4 j प्लस e raised to power माइनस j ओमेगा 2t माइनस पाई बाई 4 और होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये चीज़ समझ आती है? अच्छा, अब इसमें Yes, दो, ma'am. अब इसमें जब हम किसी भी कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल अगर हमारे पास एक मिनट, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल अगर हमारे पास लिखा हुआ हो कुछ इस तरह से a e raised to power j ओमेगा t प्लस थीटा। ठीक है, तो उसको हमने जब फेज़र फॉर्म में लिखना हो ना तो हम सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड और उसका फेज़ स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, ये किसी भी मतलब एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल की जो फेज़र फॉर्म होती है ना वो उस तरह से होती है, दिस इज कॉल्ड फेज़र फॉर्म। ठीक है, तो मैंने किया यूँ है कि यहाँ पर ये जो मेरे पास दो कोसाइन सिग्नल्स है ना उनको फेज़र फॉर्म में इस तरह से एक्सप्रेस किया है। ठीक है, Yes, ma'am. अच्छा Yes, ma'am. अब अगर मुझे मतलब एक्स ऑफ टी मेरे पास गिवन है, मैंने फेज़र फॉर्म में इसको ऐसे लिख लिया, मुझे एक्स ऑफ ओमेगा प्लॉट करना है। आजिश आप मौजूद हो? Yes, ma'am. समझ आ रही क्या हो रहा है कि नहीं? जी मैम। अच्छा, आपकी बड़ी देर से मुझे कोई आवाज़ नहीं आई। ठीक है, 10⁻³ को मैंने यहाँ पे कॉमन लिया और ओमेगा उसकी ज़ाहिर है मतलब जो एक्स एक्सिस है ना उसको मैं ओमेगा रखूँगी, मुझे एक्स ओमेगा प्लॉट करना है। तो यहाँ पर तो मेरे पास DC आ गया ना, जब ओमेगा की वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू आ गई 3। फिर मेरे पास अगली वैल्यू कहाँ पे आएगी? जी आदिश आप ज़रा बताओ मुझे, कुछ आइडिया है? ये मेरे पास 3 फ्रीक्वेंसीज़ हैं,
जिनको मैं यहाँ पे प्लॉट कर रही हूँ, ठीक है। ये एक्स ऑफ टी का स्पेक्ट्रम है ये, मैम ये 6,500 बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन चूंकि मैंने 10⁻³ चूंकि मैंने कॉमन लिया है ना, तो इसको मैं यहाँ पे लिखूंगी 6 पाई और इसका मैग्नीट्यूड होगा 1। और आई होप दैट यू नो वेरी वेल कि अगला जो जो तीसरा जो मेरे पास जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा कुछ 5.5 पे, यानी कि 11/2 पे, और वो होगा फ्रीक्वेंसी 12 पाई के ऊपर। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताइए, जो हमारे पास टाइम डोमेन सिग्नल रियल हो तो उसका मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम कैसा होता है? चैप्टर 4 की बात है। टाइम डोमेन सिग्नल रियल हो तो मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम कैसा होता है? जिसको भी याद है वो बता दे। इवन होता है। तो हमारे पास ये आ गया, मतलब जो एक्स ऑफ ओमेगा का मतलब जो मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम है ना, वो टोटल इतना ही है। अच्छा, और अगर मुझे लेट सपोज यहाँ पे बनाना होता फेज, तो पहली बात तो ये कि जो पहला सवाल जिसका मुझे जवाब चाहिए वो ये कि अगर एक्स ऑफ टी रियल हो तो फेज जो फेज सिग्नल है वो कैसा बनता है? फेज स्पेक्ट्रम कैसा बनता है? आते जिसको देख के जवाब दे दो। मैग्नीट्यूड अगर इवन है तो मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम अगर इवन है तो फेज स्पेक्ट्रम कैसा होगा? अच्छा, जो वर्ड यहाँ पे आता है ना वो ओ से शुरू होगा। कोई जवाब देना चाहेगा अभी? ऑड होगा। ऑड होगा, ठीक है। अगर हमारे पास टाइम डोमेन सिग्नल रियल हो तो उस टाइम डोमेन सिग्नल का जो स्पेक्ट्रम होता है वो इस तरह से होता है कि उसका मैग्नीट्यूड इवन होता है और फेज उसका ऑड होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो मैं फेज प्लॉट बनाने लगी हूँ ना, वैसे हमारे सवाल में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए बना रही हूँ कि अगर फ्यूचर में सवाल ऐसा आता है जहाँ पे फेज की ज़रूरत हो तो आपको कम से कम फेज प्लॉट बनाना है। अब डीसी सिग्नल का तो चूंकि कोई फेज नहीं होता, तो 0 के ऊपर यहाँ पास आ गया 0 फेज। 6 पाई के ऊपर अगर आप देखो तो हमारे पास यहाँ पे था -π/4, और 12 पाई के ऊपर हमारे पास था -π/3, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा सिग्नल इस तरह से, ठीक है। -6 पाई के ऊपर π/4 और यहाँ पे आ गया π/3। अब खैर ये हमें जो बात है ये इसको देख के भी पता चल रही है कि नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज का जो फेज है वो पॉजिटिव होगा, और हमें ये बात यहाँ से भी पता होनी चाहिए कि चूंकि हमारा एक्स ऑफ टी टाइम डोमेन सिग्नल एक रियल सिग्नल है, तो उस सिग्नल का जो स्पेक्ट्रम है और स्पेक्ट्रम का जो फेज प्लॉट है दैट शुड बी ऑड सिग्नल। अच्छा, लेकिन अगेन ये तो हमें फिर से बता दूं कि हमें फेज प्लॉट की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने इसलिए बनाया है ताकि आपको ये बनाना आए और अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसको बना सको। अच्छा, अब हमारे पास टाइम डोमेन जो सिग्नल है ना उसका ये स्पेक्ट्रम है। अब हम लोगों ने जब इसको डिस्क्रीटाइज किया इस स्पेक्ट्रम को, तो एक्स ओमेगा कैसे बनेगा? इट इज़ नॉट कॉम्प्लेक्स, लेकिन थोड़ी सी आपकी जो है ना अंडरस्टैंडिंग वो मुझे यहाँ पर और आपका जवाब भी चाहिए मुझे यहाँ पे ज़्यादा, ठीक है। पहले मैं इसको प्लॉट करने लगी हूँ वर्सेस ओमेगा, और फिर मैं इसको नीचे जो है ना इसका लोअर केस ओमेगा भी प्लॉट करना चाहूँगी। अच्छा, तो मेरे पास ये सिग्नल आ गया, दिस इज -6 पाई, दिस इज 12 पाई, ठीक है। अच्छा, एक्स ओमेगा
is basically equal to 1 upon t ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को याद होनी चाहिए। जो कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा है ना वो सिर्फ इतना सही है जितना हमें नज़र आ रहा है -12 पाई से 12 पाई, लेकिन एक्स ऑफ ओमेगा जो है दिस इज बेसिकली एन इन्फिनिट ड्यूरेशन सिग्नल। अच्छा, अब देखो यहाँ पे अब हम क्या करने लगे हैं, हमारे पास ये सिग्नल की बेसिकली पहली कॉपी है और अब यहाँ पर 8 पाई नहीं सॉरी गलत हो गया, ओमेगा एस हमारा क्या है, मैंने 8 पाई मिस्टेक नहीं लिखा है, आप जरा मुझे करेक्ट करो, ओमेगा एस हमारा क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई करो। मैम -12 पाई होगा। अच्छा, एफ एस क्या है? एट 8,000 या 8K, तो एफ एस अगर 8K है तो ओमेगा एस क्या होगा? टू 4K होगा। नहीं बेटे, ओमेगा एस एफ और एफ एस से क्या रिलेशनशिप होता है? नहीं याद आ रहा? एफ लीनियर फ्रीक्वेंसी है ना, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो एफ एस और ओमेगा एस में क्या रिलेशनशिप होता है? मैम ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 2 पाई। तो इसको देख के आप क्या मतलब ओमेगा एस क्या होगा अगर एफ एस 8K है तो? मैम 16 16 पाई 16,000 और 60, हाँ, और 7 चूंकि हमारे पास ज़रा ये लंबा नंबर है तो इसको मैं कह सकती हूँ 10⁻³ भी यहाँ पर आएगा, ठीक है। लेकिन 10⁻³ तो चूंकि हमने कॉमन लिया हुआ है ना, तो इसलिए हम उसको यहाँ पे शो नहीं कर रहे, लेकिन हमें यहाँ पे ब्रैकेट्स में ये ज़रूर टिक देना चाहिए। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे करके कहीं पे 16 पाई है विच इज़ ओमेगा एस, ठीक है। अब ये जो सारे का सारा सिग्नल है ना मेरे पास, ये ओमेगा एस को सेंटर रखते हुए बनेगा, ये बात समझ आती है? यही कॉपी पेस्ट होगा सच दैट कि ओमेगा एस वुड बी द न्यू सेंटर, ये बात समझ आती है? Yes, ma'am. अब ओके, अब 16 पाई के ऊपर तो मुझे मिलेगा डीसी कंपोनेंट, ये वाला जो कंपोनेंट ऑलरेडी मेरे पास -12 पाई पे है, ये मुझे कहाँ मिलेगा? अब हम जरा हर कंपोनेंट को बारी बारी देखते हैं, मैंने सिर्फ अभी 3 वाला बनाया है, लेकिन मुझे इन पांचों को बेसिकली प्लॉट करना है। -12 पाई वाला कहाँ बनेगा? आप आपने हर वैल्यू में ना बेसिकली हर फ्रीक्वेंसी वैल्यू में 16 पाई ऐड करते जाना है। तो -12 वाला कहाँ बनेगा? इतना हमारे पास टाइम नहीं है, प्लीज। -12 पाई प्लस 16 पाई इज नॉट अ बिग डील, जल्दी जल्दी बात करो। Ma'am, 16 pi 4 pi. 4 पाई, ठीक है, तो मेरे पास ये यहाँ पे करके आ गया, ठीक है। उसके बाद ये -6 पाई वाला, Ma'am, 10 pi. 10 पे आ गया, ठीक है, 10 पे। इस तरह से बन गया। 3 वाला मैंने ऑलरेडी प्लॉट कर दिया है। उसके बाद ये आएगा यहाँ पे 22K पे, जो 6 पाई वाला है, ठीक है। 6 प्लस 16 22K, और 12 प्लस 16 16. ये मेरे पास आ गया 28K पे, 28. ठीक है, बन गया। अच्छा, और इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर
ये बड़ा लाइट कलर है। माइनस ओमेगा एस इज इक्वल टू -16 पाई, ठीक है। अच्छा, तो मेरे पास यहाँ पर लेट मी ट्राई 12, ये आ गया -4 पे, ये आ गया -10 पे, ये आ गया डीसी कंपोनेंट 16 पाई पे, उसके बाद ये आ गया -22 पे, और ये आ गया मेरे पास -28 पे, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर बेसिकली 3 सिग्नल्स बनाए हैं इस इक्वेशन को। अगर आप देखो k की वैल्यू को 0, 1 और -1 रखते हुए, समझ आती है सिग्नल कैसे बना एक्स ऑफ ओमेगा? Yes, ma'am. अच्छा, ओके। अब यस ठीक, थैंक यू आदिश। अगर यही सिग्नल मैंने यहाँ पे बनाना होता एक्स ऑफ ओमेगा वर्सेस ओमेगा, तो हम कैसे, मतलब यहाँ पे एक्स एक्सिस की वैल्यूज मैं आपको बताना चाह रही हूँ। ये 0 की जगह तो 0 ही आएगा। ये जो सिग्नल था ये किस पे था? 4K पे। ये जो 4K वाला सिग्नल है, 4000 पाई, ये कहाँ पे बनेगा? आपने इस वैल्यू को मतलब किस चीज़ से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है ताकि आपके पास ओमेगा की वैल्यू आए। ये जो वैल्यू है ना 4000 पाई, ये इस वक्त कैपिटल ओमेगा की वैल्यू है। अब मुझे यहाँ पे चाहिए स्मॉल ओमेगा की वैल्यू, क्या होगी वो, या मुझे कैसे मिलेगी? मैम कैपिटल ओमेगा इज टू स्मॉल ओमेगा बाय टी होता है। स्मॉल ओमेगा बाई टी होता है, बिल्कुल ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मेरे पास ओके, ओमेगा में वैल्यू है 4000 पाई, ठीक है। इसको t से मल्टीप्लाई करना है, या फिर हम कह सकते हैं कि 1/f से मल्टीप्लाई करना है। इस तरह से करेंगे, ये वाला डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन कैरी आउट करेंगे। तो यहाँ मेरे पास क्या आएगा, यानी कि कैपिटल ओमेगा की वैल्यू जब 4000 पाई होगी, तो वहाँ पर ओमेगा ओमेगा की वैल्यू में क्या लिखा जाएगा? अच्छा, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू आंसर, π/2 लिखा जाएगा, ठीक है। फिर ये जहाँ पे 6 पाई है, 6 π/8 यानी कि 3 π/4, और ये दिस इज 10 पाई, 10 π/8 it is equal to 5 π/4। लेकिन अब हम चूंकि पाई से एक्सीड कर गए हैं, तो मतलब इससे बाकी वाले में हम अभी बहुत इंटरेस्टेड नहीं हैं। अच्छा, और इसी तरह से यहाँ पे मेरे पास जो ये वाला कंपोनेंट है, ये -π/2, और जो ये वाला कंपोनेंट है दैट वुड बी अपियरिंग एट -3 π/4। ठीक है, ये बात समझ आती है कि एक्स ऑफ ओमेगा को वर्सेस ओमेगा प्लॉट करना हो तो आप एक्स एक्सिस पे क्या वैल्यूज लिखोगे, या एक्स ऑफ लोअर केस ओमेगा को वर्सेस लोअर केस ओमेगा प्लॉट करना हो तो आप एक्स एक्सिस पे क्या वैल्यूज लिखोगे। अच्छा, अब चूंकि हम इंटरेस्टेड सिर्फ प्रिंसिपल रेंज में होते हैं, तो मैं ज़रा एक दफ़ा नीटली एक्स ऑफ ओमेगा को प्लॉट कर दूं ताकि फिर आपको सवाल आगे सॉल्व करने में आसानी हो।
मतलब ये समझाने के लिए था, वैसे तो आप इसको जिस भी फ्रीक्वेंसी में चाहो प्लॉट कर सकते हो। ओके, ये मेरे पास 0 के ऊपर आ गया डीसी सिग्नल 3। मेरे पास आगे इसमें क्या है? अच्छा, ओके, इधर π/2 पे आ गया मेरे पास एक सिग्नल 11/2 और 3π/4 पे एक सिग्नल आ गया मैग्नीट्यूड 1 के साथ। ठीक है, मतलब प्रिंसिपल रेंज में Yes, ma'am. जी बोलिए। मैम ये ओमेगा ओमेगा 4005 by 8000 जो आपने लिखा है ना, हम्म, तो ये स्मॉल स्मॉल फ्रीक्वेंसी को एफ ऑफ एस पे डिवाइड करेंगे तो ये नहीं, हमारे पास है ये जो है ना, ये है ओमेगा, ठीक है, और ये जो है ना, दिस इज इक्वल टू एफ एस विच इज बेसिकली 1 अपॉन yes ma'am. 1/t। हाँ जी, क्योंकि आपको ये पता है ना कि जो स्मॉल ओमेगा है इसको हम इस तरह से लिखते हैं। Yes, ma'am. ठीक है, तो स्मॉल ओमेगा हम लोगों ने ऐसे फाइंड किया है। ठीक है ठीक हो गया? अच्छा, ओके, तो ये मैंने सिर्फ प्रिंसिपल रेंज में कंपोनेंट्स प्लॉट कर दिए हैं ताकि फिर हम यहाँ से आगे हमारे लिए थोड़ी सी आसानी हो सवाल को सॉल्व करने में। अच्छा, एच ऑफ जी हमें गिवन है और इस एच ऑफ जी से देखकर हम जब फ्रीक्वेंसी रिस्पांस लिखेंगे अपना, तो हमें कुछ इस तरह की चीज़ मिलनी चाहिए। ठीक है, ये देखो, ये समझ आती है कैसे लिखा है? मैम जी, पेज ऑफ जे का गिवन है। एच ऑफ जी मैंने शुरू में लिखा था, मैं आपको दिखा भी देती हूँ अगर मुझे मिल जाता है तो। among this mess, ये भी हो सकता है कि सिग्नल, अच्छा ये मेरे पास, हाँ ये मैंने आपको दिखाया था ना जिस वक्त मैंने सिग्नल के फेजर कंपोनेंट्स लिखे थे, तो उससे पहले मैंने बताया था कि एच ऑफ जी ये है और एफ ऑफ एस ये है। यस मैम ये सही। ठीक है, अच्छा, ओके, तो इस एच ऑफ जी यानी कि ट्रांसफर फंक्शन को देख के मैंने फ्रीक्वेंसी रिस्पांस लिख लिया। अब मेरे पास 3 फ्रीक्वेंसीज हैं, मतलब 0, π/2 और 3π/4। इनके ऊपर मुझे फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को वैल्यूएट करना है। तो एच ऑफ 0, अब मैं यहाँ पे आंसर्स लिखूंगी क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा सा कम है। आप इसको, इसकी जो कंप्लीट वैल्यूएशन है ना, वो ज़रूर करना। अच्छा, ये 0 आएगा और एच π/2 भी 0 आएगा और बाकी रह गया एच 3π/4, ये आएगा 1/2। अच्छा, और ओके, अफशा आउटपुट क्या आएगी, मतलब वाई ऑफ एन, जल्दी से लिखवाइए। ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? मैम सारे फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर देंगे। यस, लेकिन फाइनल आउटपुट क्या आएगी, क्योंकि दो फ्रीक्वेंसीज की वजह से तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स 0 आ रहा है ना, तो वाई ऑफ एन क्या आएगा? 3π/4 पर ठीक है, जो 3, बिल्कुल ठीक है, जो 3π/4 वाला कंपोनेंट था ना, वो जो 3π/4 वाला कंपोनेंट था, फेज क्या था उसका? π/3 उसका फेज था या π/4 था? π/4। मल्टीप्लाइड बाय 1/2, ये मेरे पास आउटपुट है। ठीक है, ये समझ आती है कि मैंने कैसे लिखा है? यस मैम। अच्छा, यहाँ से ऑनवर्ड्स हम लोगों ने अप्लाई करनी है, अप्लाई करना रिकंस्ट्रक्शन सच दैट
कि जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है ना वो वही 8000 है हमारे पास, तो इसको हम इस तरह से करेंगे कि 3 पाई बाय 4 बिकॉज t इज इक्वल टू एन टी हम पुट करते हैं, तो इस n की जगह हम पुट करेंगे t अपॉन कैपिटल T माइनस पाई बाय 4। 8000 और ये t, और क्या लिख सकते हैं इसको फिर हम डी वाई ऑफ टी क्या आएगा? फेजर की फॉर्म नहीं फेजर फॉर्म में नहीं, सिग्नल सिंपल टाइम डोमेन सिग्नल की फॉर्म में। मतलब ये मैंने 1/t की जगह ये 8000 पुट कर दिया ना, मुझे इसको थोड़ी सी बेहतर शक्ल सूरत के साथ लिखना है। अच्छा चलो 6000 पाई माइनस पाई बाय 4, ठीक है। ओके हाँ, तो हम लोगों ने देखा है कि हमें बेसिकली जो इनपुट सिग्नल गिवन था उसके 2 फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हमें आउटपुट पे नहीं मिले, एलिमिनेट हो गए, ठीक है। और एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो है वो हमें अटेनुएट होके आउटपुट पे मिला है, मतलब हाफ एम्पलीट्यूड के साथ आउटपुट पे मिला है। तो अगर हमें ये गिवन होता कि ये चीज़ हमें गिवन होती कि हमें सिर्फ 6000 पाए वाला कंपोनेंट आउटपुट पे चाहिए, बाकी दोनों एलिमिनेट होने चाहिए, तो फिर हम इस एच ऑफ जी को खुद से डिज़ाइन करते। ठीक हो गया। ओवरऑल सवाल की समझ आइए। अगर इसमें से कोई सवाल है आप लोगों का तो आप प्लीज़ पूछिए। मैम ये जो आपने स्टेप किया जब हम y of n कैलकुलेट कर रहे हैं, तो y of n का जो पहला स्टेप है वो कैसे आया? आई थॉट दिस वुड हैव बीन इजी। अच्छा मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ये जो स्टेप है ना मैंने डायरेक्टली लिखा है, और इसको मैं आपको ये तो पता है ना कि हमारे इनपुट में 3 कंपोनेंट्स हैं, यस ये मैम, चीज़ याद है। 3 लेट्स कंपोनेंट्स सपोज थे। कि जो डीसी कंपोनेंट है ना यस मेरा, उसको मैं x1n कहती हूँ। अब x1n एक्चुअली इट वुड गेट मल्टीप्लाइड विद h of 0, ठीक है। इसी तरह से यस जो दूसरा कंपोनेंट है h2 वाला, इट वुड गेट मल्टीप्लाइड विद दिस थिंग। और जो तीसरा कंपोनेंट है, अब यहाँ पे 2 3 एक्चुअली कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, लेकिन by x2t आई मेंट दैट कंपोनेंट जिसमें जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज पाई बाय 2, क्योंकि वो प्रिंसिपल रेंज में। अच्छा मैं ज़रा आपको बता दूँ कि मैंने ऐसे बात क्यों की है। क्योंकि यहाँ पर बेसिकली मैंने कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के भी 3 कंपोनेंट्स कहे थे ना, अगर आपको याद हो तो। आपने नोट डाउन शायद किए होंगे। यस मैम जी। अच्छा अब यहाँ पर थोड़ा सा जो x2 x3 ना थोड़े से अदली बदली हो गए हैं, क्योंकि जो x3 था हमारे पास वो बेसिकली प्रिंसिपल रेंज से बाहर जा रहा था जब हम लोगों ने इसको डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट किया, और ये एलिसिंग इसकी हो के ये डिस्क्रीट टाइम प्रिंसिपल रेंज में आया था हमारे पास, और प्रिंसिपल रेंज में आने के बाद ये पाई बाय 2 की फ्रीक्वेंसी के साथ अपीयर हुआ था। यस यू रिमेंबर? बात समझ आ रही है? यस यस जी मैम। अच्छा तो फिर मतलब यहाँ पे जो x2 मतलब डिस्क्रीट टाइम डोमेन में जो x2 x3 है ना वो कंटिन्यूस टाइम से डिफरेंट है, बट स्टिल जहाँ पास आउटपुट आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी। तो चूंकि h ऑफ 0 इटसेल्फ 0 है और h पाई बाय 2 भी इटसेल्फ 0 है, तो ऊपर वाले दोनों कंपोनेंट्स तो 0 हो जाते हैं। और फिर इसके बाद मैंने डायरेक्टली ये चीज़ लिखी थी, इनके x3n इज दिस थिंग और h3 पाई बाय 4 इज 1/2, ठीक है। अच्छा जी, और किसी का सवाल? कोई सवाल है किसी का?
ओके, खामोशी का मतलब है कोई सवाल नहीं। अच्छा जी, अभी यहाँ पे हम लेक्चर ख़त्म कर रहे हैं। आपका आज क्विज़ है आई गेस एट 5:30 राइट? वो 520 आपको 5:20 कहा था मैंने? चलिए ठीक है, 5:20 पे कर लेते हैं। आप असल ब्रेक कर लें तो उसके अभी ले लो, मैंने अभी स्केड्यूल नहीं किया। मैम अगर अभी पॉसिबल अच्छा ओके, लेट मी स्केड्यूल इट या लेट मी रीस्केड्यूल इट बेसिकली, और फिर ये मतलब 1-2 मिनट मुझे लगेंगे स्केड्यूल करने में, तो फिर ये आपके सामने अपीयर हो जाएगा। ठीक है? थोड़ा सा टाइम मुझे स्केड्यूलिंग में लगेगा, वो ज़रा आप मुझे टाइम दो और फिर आपके सामने अपीयर हो जाएगा। तो अभी मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, इसलिए क्योंकि लेक्चर जो है वो ख़त्म हो गया है और मैं फिर क्विज़ जो है ना उसकी स्केड्यूलिंग कर देती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़ मैम। अल्लाह हाफ़िज़।